कॉस्मोलॉजी एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स को कंबाइन करते हैं और इस यूनिवर्स को एक्सप्लेन करता है। यानी कॉस्मोलॉजी में हम इस यूनिवर्स की ओरिजिन, इसकी इवोल्यूशन और इसकी एंड क्या होगी ये स्टडी करते हैं। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी इसका बुनियाद आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद हुआ। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ग्रेविटी के लिए एक थ्योरी है। यानी जब मास या एनर्जी स्पेस टाइम में मौजूद होता है तो ये स्पेस टाइम में एक बेंड, एक कर्व पैदा करता है जिसको ग्रेविटी कहा जाता है। आइंस्टाइन ने 1915 में अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फार्मूलेट किया और आइंस्टाइन एक स्टैटिक यूनिवर्स पे बिलीव करते थे। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इक्वेशंस में एक कांस्टेंट मौजूद है जिसको द कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहा जाता है और ये कांस्टेंट आइंस्टाइन ने एक स्टैटिक यूनिवर्स पैदा करने के लिए इंट्रोड्यूस कराया था, क्योंकि आइंस्टाइन एक स्टैटिक यूनिवर्स पे बिलीव करते थे। आइंस्टाइन के मुताबिक अगर ग्रेविटी अट्रैक्टिव है तो एक ऐसा फोर्स इस यूनिवर्स में होना चाहिए जो कि रिपल्सिव हो ताकि ग्रेविटी को काउंटर बैलेंस करे। तो इसलिए आइंस्टाइन ने इस कांस्टेंट को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन ये कांस्टेंट आइंस्टाइन ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करार दिया। 1920 में एडविन हबल ने हबल लॉ पेश किया। हबल लॉ के मुताबिक द फर्दर ए गैलेक्सी इज द फर्दर इज इट्स रिसीजन, यानी गैलेक्सीज एक दूसरे से फर्दर अवे जा रहे हैं। 1922 में आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशन से अलेक्जेंडर फ्राइडमैन ने एक इक्वेशन डिराइव किया जिसको द फ्राइडमैन इक्वेशन कहा जाता है। और ये फ्राइडमैन इक्वेशन ये एक्सप्लेन करता है कि हमारा ये कायनात स्टैटिक नहीं है बल्कि ये एक्सपेंड होता है। और इस फ्राइडमैन इक्वेशन के हमारे यूनिवर्स के लिए 3 मॉडल्स हैं जिसको ओपन मॉडल, क्लोज मॉडल और फ्लैट मॉडल कहा जाता है। यानी ओपन मॉडल के मुताबिक इस यूनिवर्स की कोई बाउंड्री नहीं है और ये हमेशा एक्सपेंड होता है। क्लोज मॉडल के मुताबिक इस यूनिवर्स की एक बाउंड्री एज मौजूद है, जबकि फ्लैट मॉडल के मुताबिक इस यूनिवर्स की कोई एज बाउंड्री नहीं है। इस कायनात में मौजूद मैटर डेंसिटी के मुताबिक ये कायनात फ्लैट है और ये फ्लैट मॉडल को ओबे करता है। 1949 में फ्राइडमैन ने बिग बैंग लफ्ज़ का इस्तेमाल किया और हमारे कायनात का आगाज़ कैसे हुआ था तो इसके लिए मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ये बिग बैंग थ्योरी है। 1949 में एलन पेंजिस एंड रॉबर्ट विल्सन ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को डिस्कवर किया और ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन इसने ये साबित किया कि बिग बैंग हुआ था और हमारे कायनात का आगाज़ ये बिग बैंग के ज़रिए से हुआ है। 1980 में एलन गुथ ने इस कायनात की एक्सपेंशन के लिए एक थ्योरी फार्मूलेट किया जिसको द इन्फ्लेशनरी थ्योरी कहा जाता है। यानी इन्फ्लेशनरी थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि ये कायनात किस तरह एक्सपेंड हुआ। इस तरह 1990s में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के लिए एविडेंस डिस्कवर हुए। हबल लॉ एंड फ्राइडमैन इक्वेशन ये एक्सप्लेन करता है कि ये कायनात स्टैटिक नहीं है बल्कि ये एक्सपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम टाइम में पीछे चले जाते हैं तो ये कायनात बहुत छोटा होगा, हत्ता कि जब कायनात का आगाज़ होगा तो उस वक्त ये एक पॉइंट से होगा जिसको सिंगुलरिटी कहा जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा कायनात एक सिंगुलरिटी से कैसे वजूद में आता है। तो सिंगुलरिटी में सिर्फ एनर्जी मौजूद होता है और एनर्जी के लिए साइज़ की कोई लिमिट नहीं होती। इस कायनात की टाइमलाइन को 6 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। स्टेज 1 में जब टाइम 0 था तो बिग बैंग हुआ, यानी एक सिंगुलरिटी से एनर्जी रिलीज हुआ और इस कायनात का आगाज़ हुआ और ये आज से 13.8 बिलियन ईयर पहले हुआ था। स्टेज 2 में जब टाइम 10⁻³ सेकंड था तो उस वक्त कायनात का टेम्परेचर 10⁻32 केल्विन था और उस वक्त को कॉस्मिक इन्फ्लेशनरी पीरियड कहा जाता है। यानी बिग बैंग होने के बाद ये कायनात स्पीड ऑफ लाइट से भी फास्ट एक्सपेंड होता रहा। स्टेज 3 में जब इस कायनात का टाइम 10⁻11 सेकंड था और वजह हरारत 10⁻12 केल्विन था तो उस वक्त में एलिमेंट्री पार्टिकल तैयार हो गए, यानी क्वार्क, ग्लूऑन, प्लाज्मा स्टेज में तैयार हो गया। स्टेज 4 में जब इस कायनात का टाइम 180 सेकंड था तो क्वार्क, ग्लूऑन ये कंबाइन हुए, इसने प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाया और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंबाइन हुए और इस तरह न्यूक्लियाई बन गया और इस स्टेज 4 में न्यूक्लियाई फॉर्मेशन हुआ है। स्टेज 5 में जब इस कायनात की टाइम 3,80,000 सेकंड के बराबर था तो इस स्टेज में रिकम्बिनेशन हुआ, यानी न्यूक्लियाई के साथ इलेक्ट्रॉन कंबाइन हुआ और इस तरह एटम्स बन गए और स्टेज 6 में स्टार, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज बन गए।
एटम्स बनने के बाद हाइड्रोजन हीलियम की गैस क्लाउड कंबाइन हुई और इस तरह फर्स्ट जनरेशन स्टार बन गए। इन फर्स्ट जनरेशन स्टार्स में हैवी एलिमेंट्स तैयार होते रहे और जब उन स्टार्स की फ्यूल ख़त्म हो गई तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के ज़रिए जो हैवी एलिमेंट तैयार हुए थे वो स्पेस में आ गए। फिर सेकंड जनरेशन के स्टार्स आ गए और उनकी ग्रेविटी की मौजूदगी में वो डिफरेंस मटीरियल हैवी एलिमेंट्स कंबाइन हुए और इस तरह प्लैनेटरी सिस्टम बन गया। यानी हमारा सन ये फर्स्ट जनरेशन स्टार नहीं है बल्कि ये सेकंड एंड थर्ड जनरेशन स्टार है। इस यूनिवर्स में मौजूद मैटर्स यानी स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, इसको ऑब्जर्वेबल मैटर कहा जाता है। यानी ये इस कायनात का सिर्फ 5% है और बाकी 95% कायनात ये हमारे लिए डार्क है। गैलेक्सीज में मौजूद विजिबल मैटर इन गैलेक्सीज को ग्रेविटेशनली बाउंड नहीं कर सकता, इसलिए इन गैलेक्सीज में एक दूसरे किस्म की मैटर मौजूद है जिनको डार्क मैटर कहा जाता है। यानी हर गैलेक्सी हालो में डार्क मैटर मौजूद है और इसकी क्वांटिटी ये 27% की बराबर है। इसी तरह 68% कायनात में एक रिपल्सिव फोर्स मौजूद है जिसकी वजह से ये यूनिवर्स एक्सपैंड होता है और इसको डार्क एनर्जी कहा जाता है। यानी डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, ये कॉस्मोलॉजी की बिगेस्ट मिस्ट्रीज है।